हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरीश खरबंदा फ्रॉम माई क्लासरूम। CUT एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ माई क्लासरूम से आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ आ रही होंगी। उसी सीरीज़ में आज मैं आपसे फिजिक्स का एक पेपर डिस्कस करूँगा। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस और उनसे लिंक्ड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हम टाइम नहीं लगाते और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस। अगर हम देखें, ये आपने पढ़ा है, फिर भी डिस्कस करते हैं इसको हम, कि मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर मैंने एक डायपोल रख दिया कुछ इस तरह से किसी एंगल पर, यहां पर -Q और यहां +Q चार्ज। तो +Q पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE का, और -Q पे लगता है QE का इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। देखा जाए तो इस पूरे डायपोल पे नेट फोर्स 0 है। किसी भी ओरिएंटेशन में रखूं मैं इसको, इस पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है। मींस ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से इस पे एक टॉर्क लगता है। मींस आप कह सकते हो कि F नेट वो तो 0 होगा, लेकिन टाउ नेट वो नॉन जीरो होगा। तो जरा ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन कह रहा है ए फोर्स दैट विल डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अरे नेट फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेस कैसे कर देगा? इसका मतलब ये तो गलत है। ए फोर्स दैट विल डिस्प्लेस इट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, नहीं। ए टॉर्क विच विल रोटेट इट विदाउट डिस्प्लेसमेंट, यस। सिर्फ इसे रोटेट करेगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि नेट फोर्स नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। मान लेते हैं भाई ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 0.5 कूलम through a distance of 2 meter along a direction making an angle of 60 degree with x-axis is 10 joule। देखो भाई, यहां पर एक पार्टिकल को जो जिस पे चार्ज है 0.5 कूलम का, उसको मूव किया गया, लेकिन किस डायरेक्शन में? 60 डिग्री विद x-axis, यानी कि इस डायरेक्शन में। यहां पे एंगल 60 डिग्री मान लें, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज 2 मीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचने पे हमें निकालना है वर्क दे रखा है, वर्क भी दे रखा है 10 जूल, चार्ज भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास जो वर्क का हमने पढ़ा है दैट इज Q इंटू डेल्टा V। ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला वर्क का, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डेल्टा V जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है यूनिफॉर्म, तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 मीटर है, तो इसका कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कवर किया गया है दैट इज 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री तो होता है हाफ, तो 2 इंटू हाफ ये हो गया 1 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 1 मीटर का, यानी कि ये आ गया E इंटू 1। तो डेल्टा V की जगह पे मैं E लिख सकता हूं। W मुझे दे रखा है 10 जूल, Q दे रखा है 0.5 कूलम, इंटू डेल्टा V निकल गया है E इंटू 1, तो E की वैल्यू आ गई 10/0.5 मींस 20 न्यूटन पर कूलम। 20 न्यूटन पर कूलम, यूनिट दे रखी है वोल्ट पर मीटर में, वो भी ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 20 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। सिंपल है, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, द W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं और जिन पॉइंट्स में मूव किया है, A पॉइंट से B पॉइंट मूव किया है, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस मींस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहां देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता हूं तो वर्क नेगेटिव होता है। ठीक, यानी कि डेल्टा V आएगा वो एक्चुअल में यहां नेगेटिव में आएगा, लेकिन हमसे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा,
इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइन यूज नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे कि पोटेंशियल डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, क्योंकि मुझे तो क्वांटिटी निकालनी है, तो इसलिए उस नेगेटिव से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक्चुअल में वर्क जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following graphs represent the variation of electric field with distance r from the center of a charged spherical conductor of radius r? अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूं जिसका रेडियस r का है और उसको हमने चार्ज कर रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज, और मान लो चार्ज q का है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो होती है 0, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r², यानी कि अंदर 0 रहेगी और बाहर r के इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन देख लो भाई, यहां भी 0 नहीं दे रखी 0 to r के लिए, यहां भी 0 नहीं दे रखी, यहां 0 दे रखी है, मींस ये हो सकता है या ये हो सकता है। लेकिन यहां पे देखें तो बाहर है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या आंसर? आंसर ए। सिंपल रिलेशन याद है तो ग्राफ आराम से बन सकता है, और वैसे ये ग्राफ याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का शेल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 millimeter। मान लेते हैं ये लॉन्ग मतलब कह सकते हैं इनफाइनाइट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसका रेडियस दे रखा है 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज Q कूलम पर सेंटीमीटर, यानी कि Q चार्ज जो है Q कूलम पर सेंटीमीटर इस पर चार्ज है। ठीक, अनदर सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, यानी कि अब कैसे रखी हुई है, सिमेट्रिकली एनक्लोजेस द वायर, सिमेट्रिकली यानी कि सिलेंडर जो है वो इस तरह से है। और सिलेंडर के बारे में क्या दे रखा है भाई, इसका रेडियस जो है मान लेते हैं स्मॉल r 50 सेंटीमीटर और लेंथ जो है वो 1 मीटर की है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स तो गॉस लॉ की अगर हम बात करें, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमें सिंपल निकालना है कि इसके अंदर कितना चार्ज है। अब इसके अंदर देखें तो इस वायर में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो चार्ज होगा वो सिलेंडर के अंदर है, बाकी तो बाहर है। तो मुझे सिर्फ इतना चार्ज चाहिए। अब इतना चार्ज चाहिए हमें दे रखा है कि Q कूलम पर सेंटीमीटर है, ये लेंथ तो 1 मीटर की है, तो इतने में चार्ज कितना हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100Q, ये आ गया चार्ज। जब चार्ज मिल गया तो फ्लक्स तो फट से निकल जाएगा, यानी कि 100Q/ε0, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक, सिंपल गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो इसमें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ठीक, नेक्स्ट पे मूव करें। A small sphere carrying a charge small q is hanging in between the two parallel plates by string of length L। ये दिखा रखी है फिगर, इसमें जो चार्ज है वो है Q का और लेंथ दे रखी है L की। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज T0, ओरिजिनल टाइम पीरियड T0। When parallel plates are charged, the time period changes to T। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज करेंगे तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, एक नया कांस्टेंट फोर्स और आ जाएगा, तो टाइम पीरियड चेंज होके T बन गया। द रेशियो ऑफ T बाय T0 इज इक्वल टू, अगर मैं नॉर्मल सिंपल पेंडुलम देखूं जो आपने 11th में पढ़ा था उसका थोड़ा सा यूज हो रहा है इसमें। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था 2π√L/g, लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम के केस में कोई एक्सटर्नल एक कांस्टेंट फोर्स आ जाता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अच्छा ये टाइम पीरियड हमें दे रखा था T0, तो हम गलती ना करें तो पहले T0 लिख दें, बट T0 दे रखा था, बाद वाला T दे रखा है, तो बाद वाला जो T होगा वो बन जाएगा 2π√L/g डैश मतलब इफेक्टिव G। जब कोई नया एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स आ जाता है पेंडुलम के केस में तो G को हम रिप्लेस कर सकते हैं G डैश से, और G डैश की वैल्यू क्या आएगी भाई,
जी डैश की वैल्यू आएगी जी, जो लग रहा है ग्रेविटी का, प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में ई की फॉर्म में दे रखा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा क्यू ई का, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज क्यू ई बाय एम, यानी कि जी डैश को मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि इफेक्टिव जी की वैल्यू मिल गई। तो नया टाइम पीरियड ये टी आ गया, पुराना टी नॉट, और हमें निकालनी है टी और टी नॉट की रेशो। तो जब मैं डिवाइड करूंगा टी बाय टी नॉट तो ये क्या मिलेगा, टी बाय टी नॉट तो आ जाएगा अंडर जी अपॉन जी डैश, और जी डैश तो मैं निकाल चुका हूं। तो जी अपॉन जी डैश की वैल्यू है जी प्लस क्यू ई बाय एम। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। तो ये इफेक्टिव जी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है पेंडुलम के केस में, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्स्ट्रा फोर्स आया है जिसकी वजह से हमें इफेक्टिव जी निकालना पड़ा। नेक्स्ट देखें, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज दिस एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी मींस रो गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए भी गिवन है। इफ 0.2 एम्पियर करंट is flowing through the wire, the potential gradient will be, अब potential gradient means potential per unit length, potential gradient का मतलब यही होता है। और V को देखें तो V होता है I इंटू R, अपॉन में L है, I तो हमें दे रखा है, R की वैल्यू होती है रो L बाय A, अपॉन में ये वाला L, तो L से तो L कट गया, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल सकता है I रो बाय ए से। तो सारा डाटा हमें गिवन है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। देखें भाई, I दे रखा है 0.2 एम्पियर, रेसिस्टिविटी 40 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक, यहां हमने ये कैंसिल किया तो 10⁻⁻2 रह गया, यहां से पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 10 आ गया, ये 0 यहां कैंसिल, 4 2 8 भी कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ 10⁻⁻2। तो आंसर आना चाहिए 10⁻⁻2 मींस ऑप्शन ए, इतने वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए डैनियल सेल इज बैलेंस्ड on 125 centimeter length of a potentiometer wire, ठीक है जी। When the cell is short circuited with a 2 ohm resistance, सेल को अब शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने 2 ohm रेसिस्टेंस के साथ, मींस वही पोटेंशियोमीटर का बेसिक एक्सपेरिमेंट जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं वही दे रखा है। तो बैलेंसिंग लेंथ हो गई है 100 सेंटीमीटर, और पूछा गया है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है R इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक, जस्ट फॉर्मूला लगाना है। L1 ओरिजिनल इनिशियल लेंथ थी, बैलेंसिंग लेंथ 125 सेंटीमीटर, L2 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू R जो लगाया है उसके पैरेलल सीरीज में, वो आ जाएगा 2 ओम का। तो ये आ जाएगा भाई 25 अपॉन 100 इंटू 2, तो ये आ गया 0.5 ओम। 0.5 ओम ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी कैलकुलेट करने के लिए जो हम पोटेंशियोमीटर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट देखें, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम। इट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, देखो भाई ये सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दे रखा है 2 वोल्ट, ये 0.1 ओम, और इसको लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस के साथ जो है 3.9 ओम का, और हमसे पूछा है वोल्टेज अक्रॉस सेल। सेल जो है इसमें ये पूरा एक सेल है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E माइनस आई आर का होता है। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है,
पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या होगी, जो इसमें से करंट जा रही है। तो करंट तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। आई की वैल्यू जो होगी दैट इज वी अपॉन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 3.9 प्लस 0.14, यानी कि हाफ एम्पियर की करंट जा रही है। तो जस्ट डाटा पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू 2 माइनस आई है हाफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1, तो यह आ जाएगा 2 माइनस 0.05। 0.5 तो ये हो गया, 0.1 से और मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा भाई 1.95 वोल्ट। 1.95 वोल्ट मींस ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉलोइंग फिगर शोज क्रॉस सेक्शंस थ्रू 3 लॉन्ग कंडक्टर्स। 1 2 3 इनके क्रॉस सेक्शन दिखा रखे हैं, मींस ऐसे हैं वो कंडक्टर्स, ठीक, ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि तीनों की लेंथ भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी सेम है। विथ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एज लेंथ एज शोन, कंडक्टर बी विल फिट स्नगली विद इन द कंडक्टर ए, यानी कि डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग है, एंड कंडक्टर सी विल फिट स्नगली विद इन द कंडक्टर बी, यानी कि ये इसके अंदर फिट हो सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन देयर एंड टू एंड रेजिस्टेंस, यानी कि इनके रेजिस्टेंस की रिलेशन निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेजिस्टेंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर ए, आर बी, आर सी दे रखा है। अब आर का जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है वो है रो एल बाय ए। रो और एल तो तीनों के लिए सेम है, यानी कि एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो शेडेड पोर्शन है यही हमें निकालना है। देखो उसने कहा कि ये इसमें फिट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का डायमीटर जो डायमेंशन जो होंगी वो √2a की होंगी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकलेगा √3a होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर मींस √2a का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर। ये तो आ गया इसका निकालें, इसका आएगा √2a का स्क्वायर माइनस अंदर की डायमेंशन इसके अकॉर्डिंग होगी क्योंकि ये फिट हो रहा है इसके अंदर, माइनस a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अरे ये भी a स्क्वायर आ रहा है तो इन दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन तो सेम आ गया। और इसका देखें तो ये पूरा स्क्वायर a बाय a का है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी a स्क्वायर। तीनों के लिए देखें तो रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ भी सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम आ रहा है, तो रेजिस्टेंस अलग कैसे हो जाएगा। इसका मतलब तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कंसिडर द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट I3 इज इक्वल टू, ये I3 निकालनी है हमें, करंट कितनी है। तो ऐसे सर्किट तो आपने सॉल्व किए किरचॉफ लॉ से, ठीक। इसका एक आसान मेथड भी है जिसे हम कहते हैं नोडल एनालिसिस, उससे करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पे 2 जंक्शंस हैं, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। एक को मान लिया 0 वोल्ट और ये 0 है और ये बैटरी लगी हुई है, तो ऊपर होगा 6 वोल्ट का, क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। ये 0 है और इसका पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर है, तो इधर लोअर पोटेंशियल होगा, इधर आएगा -12 वोल्ट। इधर 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये लोअर होगा, मींस ये आएगा -8 वोल्ट। ठीक। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस के इस साइड है -8, इस साइड है 6, यानी कि वो हायर है ये लोअर है, तो करंट तो हायर से लोअर पे जाती है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। ये करंट कितनी जाएगी मैं आराम से निकाल सकता हूं ओम्स लॉ से। मतलब अब ये करने के बाद तो मुझे किरचॉफ लॉ की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने देखा भाई यहां की करंट अगर मैं मानता हूं I1, तो इस I1 की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस 6, 8, 14 अपॉन रेसिस्टेंस 28, यानी कि 0.5 एम्पियर की करंट जा रही है। ऐसे ही मैं इस आर्म की करंट भी निकाल सकता हूं, यहां पे पोटेंशियल -12 का और यहां 6 का, तो करंट इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यहां पे जाएगा 6 और 12। अगर इस करंट को मैं नाम दे देता हूं I2, तो I2 की वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस 18 अपॉन रेसिस्टेंस 54, यानी कि 1/3 एम्पियर। ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं हम
1/2 एम्पियर। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, पॉइंट में कन्वर्ट क्यों करें, फिर हम इसको 0.333 लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में रहने देते हैं। अब इस जंक्शन पे लगाओ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहां करंट जा रही है 1/2 एम्पियर की, यहां जा रही है 1/3 की, तो इसका मतलब कंफर्म यहां से आ रही होगी, यानी कि I3 नीचे की तरफ नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब I3 की वैल्यू नेगेटिव में देनी है, नेगेटिव में देनी है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत ही हो गए। ठीक, तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी, I3 की वैल्यू आएगी नेगेटिव में 1/2 प्लस 1/3, और ये बन जाएगा एलसीएम 6, 5/6 मतलब -5/6 एम्पियर। तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी। इसको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से करते तो लंबा पड़ता, मैं पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता, फिर 2 लूप्स बनाता, उनकी इक्वेशन बनाता, उनको सॉल्व करके मुझे I3 मिलता, टाइम लगता। इस मेथड से जल्दी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक वायर दे रखी है जो स्क्वायर की फॉर्म में है, ऑफ साइड ए, ठीक है जी, कैरीज ए करंट I दे रखा है, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर वायर इज मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज म्यू नॉट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर मैं इसकी वजह से देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, चारों की वजह से इनवर्ड है और सिमेट्रिकल केस है, तो किसी एक की वजह से निकालकर 4 टाइम्स कर दूं। अब एक की वजह से निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस अगर हम R डिफाइन करें इनटू I ऊपर लिखें साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां पे करंट I दे रखी है, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये A है, तो ये बन जाएगा A/2। ठीक, डाटा पुट करते रहते हैं साथ साथ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, R की जगह पे आ गया A/2। साइन θ1, साइन θ1 मतलब यहां और ऐसे ज्वाइन किया तो ये एक एंगल θ1, एक एंगल θ2, स्क्वायर है तो दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे, यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 मीन्स 2/√2 मीन्स √2। तो यहां पे देखो ये तो 2 कटा, ऊपर आया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A इंटू √2। देखो जी कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, √2 कैंसिल करके दे रखा है, तो ये √2 से यहां कैंसिल करेंगे तो मिल जाएगा भाई म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई A, मीन्स ऑप्शन म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई A, ऑप्शन डी। अच्छा, ये तो हमने अभी एक वायर का निकाला है, अरे अभी तो एक वायर का निकाला है, अभी तो और भी करना है, तो ये क्यों करें, अभी तो हमें 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो यहां पर हमने निकाला एक वायर का, ये एक B1, तो नेट B जो आएगी, अरे उसका तो 4 टाइम्स भी तो करना था, तो इसको हम करेंगे म्यू नॉट I √2 अपॉन 2 पाई A इंटू 4, तो ये 2 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A। ये आंसर आ रहा है, और ये किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है सी ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि सोलेनॉइड में जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज n, लेकिन वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ये पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 200 हैं, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मींस 20,000 n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। ठीक, एंड कैरीज ए करंट ऑफ दिस एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट NI। ठीक, म्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷ इंटू n हो गया
2 इंटू 10 की पावर 4, मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू आई, करंट दे रखी है 2.5 एम्पियर, मींस 5/2 एम्पियर। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। इतना आंसर टेस्ला में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो 2 कैंसिल कर दें, 5 4 20 इंटू, आंसर में पाई नहीं है तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। जब इसे सिंप्लीफाई करें, 3.14 को मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 826, यानी कि 62.8 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। 0.1 के बाद रखेंगे अगर हम तो 6.28 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। तो ये आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। सिंपल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल enters a uniform magnetic field with the same velocity, then the ratio of the radii of path described by them, रेडियस की रेशियो निकालनी है उनके। तो रेडियस, अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक, अब इन दो पार्टिकल को देखें, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन मतलब उस पर एक चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज अगर मैं Q मान लूं, प्रोटॉन और अल्फा चार्ज Q मान लूं, तो अल्फा में चार्ज 2Q का होता है, और प्रोटॉन का मास मैं अगर M मान लूं तो अल्फा का मास उसका 4 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक, उसमें 4m होगा। ठीक है, और क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम। देखो जी क्या क्या चीजें सेम है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम, स्पीड भी दोनों की सेम दे रखी है, तो R जो है वो M और Q पे ही डिपेंड करेगा बस। यानी कि मुझे निकालना है R ऑफ प्रोटॉन अपॉन R ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू M ऑफ प्रोटॉन अपॉन M ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Q ऑफ अल्फा अपॉन Q ऑफ प्रोटॉन, उल्टा हो जाएगा ये। डाटा पुट कर देते हैं भाई, M प्रोटॉन अपॉन M अल्फा, M proton upon M alpha is 1/4 and Q alpha upon Q proton is 2, तो आंसर आ रहा है 1/2। 1/2 मीन्स ऑप्शन ए मैच कर रहा है। What is the net force on the coil? अच्छा, ये सिचुएशन क्या दे रखी है, ये वायर जिसमें करंट 2 एम्पियर की है और ये कॉइल जिसमें करंट 1 एम्पियर की है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन द कॉइल। देखो जी, इस करंट की वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, जो वेरी कर रही होगी डिस्टेंस के साथ, लेकिन इस वायर पे और इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और करंट इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, अगर मैं उसे कहता हूं F1, और इस पे फोर्स लगेगा नीचे F2, सेम क्वांटिटी का लगेगा। क्यों? बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसके रिस्पेक्ट में जैसी ये रखी हुई है वैसी ये रखी हुई है, बस करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो गई, लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो ये F1 नेगेटिव होगा F2 के, मींस इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ जाएगा 0। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F3 और इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F4। अट्रैक्टिव मैंने क्यों कह दिया डायरेक्टली, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिपल्शन होता है। लेकिन ये F3 बड़ा होगा F4 से, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, तो नेट फोर्स जो निकलेगा F नेट दैट इज F3 माइनस F4 का मैग्नीट्यूड का ले लें हम ऐसे, ठीक, हमें सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये F3 कितना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I1, इसको मैंने कह दिया I1, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1, ये डिस्टेंस हो जाएगा R1, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड B
आई, ये हो गई I2 करंट 1 एम्पियर की, BIL लेंथ 15 सेंटीमीटर L, माइनस ऐसे ही म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R2, I1 की वजह से इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इंटू I2 इंटू L। आंसर ये आएगा। थोड़ा सा इजी करें, इनमें से जो कॉमन आ रहा है पहले तो वो ले ले, वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L, ये सब कॉमन आ रहा है, अपॉन 2 पाई, ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। बस डाटा पुट करना है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। I1 पहली करंट है 2 एम्पियर की, दूसरी करंट है 1 एम्पियर की, लेंथ 15 सेंटीमीटर मींस 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, अपॉन 2 पाई इंटू 1 बाय R1, पहला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का, 2 बाय 100 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस 1 बाय R2, ये 2 है, ये 10 है, तो ये पूरा हो गया 12 बाय 100, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। देखें भाई, 2 पाई से तो ये कैंसिल किया, 2 आ गया, ठीक। यहां पे देखें तो 100 बाय 2 तो कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से 100 कॉमन लिया तो बाहर आके इस 10 की पावर माइनस 2 को कैंसिल कर दिया। 2 कॉमन लिया तो यहां 1 बचा, यहां 6, 2 कॉमन लिया तो इस 2 को कैंसिल कर दिया। बचा क्या मेरे पास, 15 इंटू 2 30 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू इसका रिजल्ट 1 माइनस 1 बाय 6 मतलब 5 बाय 6, 6 से कैंसिल किया 5 पर, यह आ गया 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये आ रहा है फोर्स न्यूटन में। देखें भाई कोई मैच कर रहा है क्या, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7, दो आंसर मैच कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन की बात करें, मूविंग टूवर्ड्स वायर, मूविंग अवे फ्रॉम वायर। देखो जी, नेट फोर्स निकालना है तो F3 बड़ा है F4 से, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स वायर लगेगा, तो टूवर्ड्स वायर का मतलब ऑप्शन ए सही हो गया और बी गलत हो गया। क्या क्लियर ये क्वेश्चन? थोड़ी कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट आसान है, सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाला, ऐसे ही दूसरी वायर पे भी कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस देख लिया तो हमें नेट फोर्स मिल गया। नेक्स्ट, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हैज 20 टर्न्स। In this coil, a current of 2 ampere is flowing. It is placed in a magnetic field of 0.1 Weber per meter square, means Tesla. The amount of work done in rotating it through 180 degree from its equilibrium position will be. अब निकालना है वर्क उसको रोटेट करने के लिए, और वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने का बेसिक फॉर्मूला, ठीक। m होता है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन यहां तो देखिए कॉइल, तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, NIA, ये होगा m इंटू बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मुझे सिर्फ डाटा पुट करना है और आंसर मिल जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स 50, करंट इज 2 एम्पियर, एरिया उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाई इंटू आर 0.04 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 इंटू कॉस थीटा 1, उसने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए थीटा 1 होता है 0 डिग्री और थीटा 2 क्या दे रखा है भाई, रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री, यानी कि फाइनल हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 0 डिग्री होता है 1 माइनस कॉस 180 डिग्री होता है -1। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, 52 ज़ा 100, तो ये आ गया भाई 100 यानी कि 10 की पावर 2 इंटू पाई मतलब 3.14
इंटू ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 2। सिंपली मिल रहा है हमें ये। अब यहां पे देखो भाई, ये 10 की पावर्स को देखूं तो 10 की पावर -4 और -1, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -3 बचेगी। तो इंटू 10 की पावर -3 बचा, वो हटा दिया मैंने। बाकी कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, ये आ जाएगा भाई 3.14 इंटू 16 2 जा 32 इंटू 10 की पावर -3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.14 को 32 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 84010 यहां पर, यानी कि ये आ रहा है 100.48 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, जूल में दे रखी है तो -3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 जूल आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर आ रहा है ए। ठीक, किसी भी डायपोल को हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट करते हैं और हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, और उसमें फॉर्मूला ये था वर्क इज इक्वल्स टू, बस एम बी की जगह पर पीई था, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी वही था cos θ1 माइनस cos θ2। सेम फॉर्मूला मैग्नेटिक का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The magnetic lines of force inside a bar magnet, inside a bar magnet। अच्छा देखें भाई, मान लो ये मैं बार मैग्नेट लेता हूं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो हमें पता है कि बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक, उसने पूछा है इनसाइड अ बार मैग्नेट। देखिए भाई, आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट, अरे एग्जिस्ट तो करती हैं। डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, नहीं, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन डी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ये 10th में भी आपने पढ़ा होगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड H इज 4 सेकेंड। अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला जो आपने ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर में पढ़ा था 2 पाई √I अपॉन MH, ये होता है। ठीक, उसने कहा है कि ऑसिलेशन का अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 4H, अगर H दे रखी है तो टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, मींस टाइम पीरियड है 4 इज इक्वल टू 2 पाई √I upon MH। When the bar magnet is brought some other place, the period of oscillation is reduced to 2 सेकेंड। वहां पे 2 सेकेंड हो गया और वहां पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस H निकालना है, तो उसको मैं H डैश मान लेता हूं। वहां की हॉरिजॉन्टल फील्ड को मैंने H डैश मान लिया। टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 पाई √ वही बार मैग्नेट है तो I सेम रहेगा, M सेम रहेगा, H की जगह पे आ जाएगा H डैश। तो सिंपली डिवाइड करो और आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करूं तो 4/2 2 इज इक्वल टू 2 पाई कट जाएगा, IM कट जाएगा, इसे ऊपर रखा है तो √ में H नीचे आएगा और H डैश ऊपर, तो H डैश की वैल्यू आ जाएगी 4H स्क्वायरिंग करने के बाद। तो आंसर मिल रहा है 4H मींस ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A magnetic needle suspended by a silk thread is vibrating in the Earth's magnetic field. If the temperature of the needle is increased by 700 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर मैं किसी मैग्नेट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ही लूज नहीं की तो वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे भाई, टाइम पीरियड डिक्रीज, टाइम पीरियड इंक्रीज, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज, द नीडल स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। वाइब्रेट क्यों करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बची उसकी अपनी, उसकी ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर दी, तो आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस, मेटल डिस्क, ये ले लेते हैं मेटल डिस्क
of radius 100 centimeter means 1 meter is rotating at a constant angular speed, rotate कर रही है 60 रेडियन पर सेकेंड से in a plane at right angles to the external field। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है, कितनी 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला। The EMF induced between the center and a point on the rim, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अबाउट निकालना है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस r मान लूं तो इसके क्रॉस इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है B L मतलब हो जाएगा R ओमेगा, V हो जाएगा R ओमेगा बाय 2, B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2। बस ये फॉर्मूला लगाना है हमें। तो इंड्यूस EMF B दे रखा है 0.05 यानी कि 5/100 इंटू ओमेगा है 60 इंटू रेडियस है 1। तो 1 0 ये कैंसिल की, 5 2 से कैंसिल किया 3, आंसर आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मींस ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ohm, coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown। ये करंट चेंज हो रही है टाइम के साथ। The magnitude of change in flux through the coil is, फ्लक्स का चेंज निकालना है। coil of resistance दे रखा है R, और करंट कैसे चेंज हो रही है ये दे रखा है इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना है। अब देखें भाई, इंड्यूस्ड EMF जो होता है दैट इज डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर होता है EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I इंटू R, करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, मुझे निकालना है चेंज इन फ्लक्स मींस डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में ही लिखूं तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। मैं इसको लिखूं भाई डी फाई बाय डी टी। ठीक, तो डी फाई चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आई डी टी इंटू आर ऐसा लिख सकता हूं, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट चेंज इन फ्लक्स मींस डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी आर जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन आई डी टी, और आई डी टी का इंटीग्रेशन मतलब आई और टी में जो ग्राफ बना हुआ है उसका एरिया। सिंपली जैसे आपने ये किया होगा कभी कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस में कोई भी ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो सिंपली y dx का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर i dt का इंटीग्रेशन है और ग्राफ भी i और t में, y की जगह पे i आ गया, x की जगह पे t आ गया, तो y dx i dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपली एरिया है। तो ये एरिया निकाल लेते हैं भाई। ये एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ 0.5 का मतलब हाफ, और हाइट 10, तो ये आ गया 2 से कैंसिल किया 5 मतलब 5/2 का। पुट कर देते हैं। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ओम, और एरिया निकल रहा है 5/2, तो 2 से कैंसिल किया 50 मींस 250 वेबर आंसर आ रहा है। 250 वेबर मींस ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ्स एंड रेडियाई इन द रेशियो दिस, यानी कि दोनों की लेंथ की रेशियो L1 रेशियो L2 1:2, R1 रेशियो R2 1:2। द रेशियो दिस सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, बाकी तो आसान है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, जो आपने उसके लिए निकाला था सोलेनॉइड के लिए। सेल्फ इंडक्टेंस तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, हम यहां बात कर रहे हैं सिर्फ सोलेनॉइड की। तो म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ, दोनों में म्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, n भी दोनों में सेम दे रखा है तो ये पार्ट भी सेम, तो a l पे डिपेंड करेगा मींस अच्छा मैं a को भी चेंज कर लेता हूं, ये आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया मतलब पाई r स्क्वायर अपॉन l, पाई भी तो सेम है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि L1/L2 डिपेंड करेगा सिर्फ
आर स्क्वायर अपॉन एल की रेशो पर। आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आ जाएगा R1/R2 का स्क्वायर इंटू L2/L1। बस डाटा पुट करना है। R1/R2 इज 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4। L2/L1 इज 2, तो आंसर आ गया 1/2। तो रेशो आ रही है 1:2, मींस ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी करंट्स डू नॉट प्रोड्यूस। एडी करंट्स क्या होती हैं? किसी भी मेटल की सरफेस पे अगर हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी एनर्जी लॉस होता है। देखिए क्या कह रहा है भाई, एडी करंट्स डू नॉट प्रोड्यूस हीट। अरे करती हैं, लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल होती है हीट की फॉर्म में। स्पार्क, हाँ स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करती, करंट पास कर रही होती है। डैंपिंग ऑफ मोशन करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डैंपिंग कराने के लिए भी हम एडी करंट्स की ही हेल्प लेते हैं। तो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। चॉक कॉइल, जो चॉक कॉइल है मींस उसमें करंट का चेंज करते हो तो वो करंट के चेंज का अपोज करती है। दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ध्यान है, चॉक कॉइल के इंडक्टेंस को हम इनर्शिया फैक्टर भी कहते हैं। मींस उसके अंदर करंट का चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो चेंज नहीं होने देगी, उसको अपोज करेगी। तभी कॉइल के अंदर करंट का ग्रोथ और डीके बहुत स्लो हो जाती है। तो आंसर आ रहा है सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द आरएमएस करंट इन ए 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। आरएमएस करंट 50 हर्ट्ज एसी सर्किट में 5 एम्पियर की दे रखी है। द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज, मीन 0 होने के 1/300 सेकेंड्स के बाद की करंट निकालनी है। तो एसी की बात की जा रही है। तो एसी की बेसिक इक्वेशन होती है I = I0 sin ω t। मैंने ये मान लिया कि t0 पर करंट 0 है, क्योंकि उसी के बाद 1/300 सेकेंड में मुझे देखना है क्या है, और ओमेगा होता है 2πf। तो ये हो जाएगा I0 sin 2πf इंटू टी। जरा डाटा पुट करें। आरएमएस करंट दे रखी है 5 एम्पियर की, और ये है पीक करंट। और आपको पता है कि IRMS जो होता है I पीक बाय √2 होता है। और उसने करंट पूछी है 1/300 सेकेंड में, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, I निकालना है। I0 की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू IV दे रखा है 5 एम्पियर इंटू साइन ऑफ 2πf, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, टाइम 1/300 सेकेंड। इसी को सिंप्लीफाई करना है। 0 कैंसिल किया, 5 से 6, 2 से कैंसिल किया 3, π/3, साइन π/3 मीन साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो √2 इंटू 5 इंटू √3/2, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहां √2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 5 टाइम्स √3/2 एम्पियर। 5 टाइम्स √3/2 एम्पियर मींस ऑप्शन बी मैच कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG, ठीक है जी, एन इंटरनल रिएक्टेंस XG, जनरेटर का ही। It is used to supply power to a passive load consisting of a resistance RG and reactance XL. For maximum power to be delivered from the generator to the load, the value of XL is equals to, maximum power देनी है, यानी कि हमें impedance को minimize करना है, Z minimize करना है, R तो वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं तो उससे XL और XG चेंज होगा। यानी कि हम कुछ इस तरह से करें कि नेट रिएक्टेंस ही 0 हो जाए, मींस XG प्लस XL ये 0 हो गया तो Z मिनिमम हो जाएगा, ठीक, और मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होगी। अब ये निकालने के लिए हमें निकालना XL किसके इक्वल होगा, तो XL सिंपली माइनस XG के इक्वल हो जाएगा।
मींस ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू रिड्यूस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट विद द जनरेटर। एलसीआर सीरीज सर्किट में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC, और उसने कहा है कि इसमें टू रिड्यूस, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है, मींस या तो L को बढ़ा दो या C को बढ़ा दो या दोनों को बढ़ा दो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए किससे हो सकता है, द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस, उससे कोई मतलब नहीं, जनरेटर की फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनानी है तो वो तो फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं। अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट, अगर मैं कैपेसिटर के पैरेलल में ही कैपेसिटर लगा देता हूं, अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं, ये C1 C2, तो इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2, यानी कि इस प्रोसेस से मैं कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा हूं जो मुझे चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन तो ठीक है। द आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड, अगर इंडक्टर में से आयरन कोर निकाल लेते हैं तो उसकी इंडक्टेंस कम हो जाती है, अरे मुझे तो बढ़ानी है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव्ड, अगर कैपेसिटर में से मैं डाइलेक्ट्रिक निकाल लूं तो उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है, अरे मुझे तो कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। हमें बेटर कॉम्बिनेशन चाहिए, मींस हमें क्वालिटी फैक्टर बेटर चाहिए, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट L/C। तो हमें चेक करना है कि इनमें से किसका क्वालिटी फैक्टर बेटर है, वो हमें सेलेक्ट करना है। एक तरीका तो है सारी वैल्यूज पुट करो, लेकिन ध्यान से देखो तो R जितना छोटा होगा उतनी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा, R सबसे छोटा यहां नजर आ रहा है, L बड़ा, सबसे बड़ा L भी यहां नजर आ रहा है, C छोटा, सबसे छोटा C भी यहां नजर आ रहा है, तो क्यों कैलकुलेट करें, डायरेक्टली कह सकते हैं C आंसर। ठीक, नहीं तो दूसरा मेथड है RLC की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, चारों को कंपेयर करो, तो आपको आंसर मिलेगा C। मिलना वही है, क्योंकि इस डाटा जो है ये बता रहा है कि इसी डाटा के लिए Q की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और क्वालिटी फैक्टर बेटर मींस ट्यूनिंग बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 100 ohm iron is connected to 220 volt 50 cycle यानी कि 50 हर्ट्ज वॉल प्लग, व्हाट इज द RMS करंट। अरे तो बहुत आसान हो गया, ये भाई RMS वोल्टेज ही दे रखी होती है AC की, और रेसिस्टेंस दे रखा है, तो डायरेक्टली मैं IRMS निकाल सकता हूं VRMS अपॉन रेसिस्टेंस से, मींस 2.2 एम्पियर। ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जेंट लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट द फोकस। द इमेज moves away from the lens with uniform speed, moves away from the lens with an uniform acceleration, moves away from the lens with a non-uniform acceleration, moves towards the lens with a non-uniform acceleration। जरा चेक करें इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। मिरर में, लेंस में आपको इमेज बनानी तो आती है, इमेज के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जरा देखिए इसमें, मान लो ये लेंस में लेता हूं और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां दिखाया F, तो यहां भी उसका एक प्रिंसिपल फोकस, यहां दिखाते हैं हम 2F और इधर भी 2F। अब एक केस लेके चलो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2F तक आएगा तो इसकी इमेज F से 2F तक पहुंचेगी। अब सोचो भाई, ऑब्जेक्ट ने तो इंफिनिटी से यहां तक आना है, मींस इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितने टाइम में इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने टाइम में ये सिर्फ F से 2F पहुंचा, यानी कि इसकी स्पीड तो बहुत कम। दूसरा और सोचें भाई, ये 2F से अगर F आएगा तो ये इमेज 2F से इंफिनिटी पहुंच जाएगी,
यहां स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं जाएगा, ये कंफर्म है कि दूर जाएगा। मूव अवे मूव अवे मूव अवे फ्रॉम लेंस, ठीक है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है। दूसरा, एक्सप्रेशन की बात करें, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले तो यहां पे स्पीड कम थी, अब स्पीड ज्यादा, मींस एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या मिल रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी। डाटा पुट करके निकालने से बेटर ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आइनोस्फेयर। ये सिंपल होता है कि रेडियो वेव्स जाती हैं आइनोस्फेयर से, रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये फंडा एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है। उसने कहा है इज सिमिलर टू, तो सिंपल आंसर आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ड्यूरिंग अ मिराज, बिल्कुल वैसा ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter। पहला A जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर की, एंड ए कॉन्केव लेंस B, दूसरा कॉन्केव है, ठीक, और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है, जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर कह दूं। आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, चलो जी एक्सिस भी सेम कर दी, विद द डिस्टेंस D बिटवीन देम, और इनके बीच का डिस्टेंस है D। If a parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, then distance D in centimeter will be। आसान क्वेश्चन है, देखें, अगर यहां से पैरेलल बीम आ रही है तो ये कन्वर्ज करेगा अपने फोकस पर, लेकिन मुझे इसके बाद भी पैरेलल चाहिए। इसके बाद पैरेलल तब होंगी जब ये कन्वर्ज ऐसे पॉइंट पे हो रही होंगी जो इसका फोकस हो। ये ऐसे जाके अगर इसके फोकस पे कन्वर्ज हो रही होती तो ये उसको डाइवर्ज करके पैरेलल बना देता, ठीक। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हो गया इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस हो गया इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है ये बीच का डिस्टेंस, तो 20 में से 5 माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन B, 15 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ये मान लिया भाई हमने प्लेन मिरर, और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0.5 मीटर पर। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सिंपल क्वेश्चन है। प्लेन मिरर के केस में जहां ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसके इमेज उसी के पीछे एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे बनती हैं, लेकिन उसने पूछा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, वो हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर। तो आंसर आ रहा है 1 मीटर, मींस ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट एट ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। बना लेते हैं डायग्राम। ये प्रिज्म जिसका ये एंगल है 60 डिग्री का, और इस पे जो रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, जब उसने मिनिमम डेविएशन कह दिया तो हमें समझ में आ गया कि I की वैल्यू E के इक्वल होगी, यानी कि ये रे ऐसे जाएगी और ये जब निकलेगी तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये भी 45 डिग्री का होगा। थ्रू द प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रिस्पेक्टिवली। एक तो हमें मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है जो एक्चुअली में मिनिमम डेविएशन है, और रिफ्रैक्टिव एंगल निकालना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है I प्लस E माइनस ए। I है 45 डिग्री, E भी 45 डिग्री क्योंकि मिनिमम डेविएशन का केस है, और A है 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60, डेविएशन तो आ गया 30 डिग्री का, और 30 डिग्री दो जगह दे रखा है, यानी कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालना पड़ेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, डेल्टा तो मुझे मिल गया, डेल्टा मिल गया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं इसमें, R1 इज इक्वल टू R2 भी होता है मिनिमम डेविएशन में, और इन दोनों का सम इस 60 के बराबर आता है।
तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। तो पहली सरफेस में लगा दो स्नेल्स लॉ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानकर। यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक, साइन 45 1/√2, म्यू साइन 30 इज 1/2, तो ये कैंसिल होगा √2 और म्यू की वैल्यू आ रही है √2, यानी कि म्यू √2 आ रहा है और डेविएशन 30 डिग्री का आ रहा है, तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें। कंसिडर ए लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट ब्रूस्टर एंगल एज शोन इन द फिगर। ब्रूस्टर एंगल यानी कि अगर ये एंगल ब्रूस्टर एंगल है तो कंफर्म है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्लेन पोलराइज्ड होगी, और जो रिफ्रैक्टेड होती है वो पार्शियल पोलराइज्ड होती है। ब्रूस्टर एंगल का मतलब ये रहता है। ठीक, पोलराइड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रे एट पी, यानी कि पोलराइड यहां लगाया है और इसका मतलब ये रे तो मुझे पता है पार्शियल पोलराइज्ड है। ठीक, rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the polaroid, यानी कि पोलराइड को रोटेट करूंगा तो उसके बाहर जो लाइट जा रही होगी उसकी इंटेंसिटी चेंज होगी, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी क्योंकि पार्शियल पोलराइज है। अगर कंप्लीटली पोलराइज होती तो कहीं ना कहीं जीरो आती, वेरी कर रही होती, और अगर अनपोलराइज होती है तो कभी वेरी नहीं करती, हमेशा आई का I0/2 मिलता है, आई का I/2 मिलता है। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन क्या है। फॉर ए पर्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस, नहीं आ सकती, ये तो तब आती जब ये कंप्लीटली पोलराइज होती। अरे ये तो पार्शियल पोलराइज्ड है, तो डार्कनेस तो कभी आएगी नहीं। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइडर शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटेशन। अरे नहीं, पोलराइज तो है, चाहे पार्शियल है, तो इंटेंसिटी वेरी तो करेगी, इसका मतलब ये गलत है। The intensity of light as seen through the Polaroid should go through a minimum but not zero for two orientation of the Polaroid। बिल्कुल ठीक है, 0 और 180 डिग्री पे कहीं ना कहीं चेंज मिनिमम होगी, लेकिन 0 कहीं नहीं होगी। The intensity of light as seen through the Polaroid shall go through a minimum for 4 orientation। नहीं, 2 बार आएगी, क्योंकि पार्शियल पोलराइज लाइट को हम इस तरह दिखाते हैं, इधर पोलराइजेशन और इधर पोलराइजेशन और इधर, यानी कि इस एंगल पर और इसके घूम कर 180 डिग्री फिर घूम जाएगी, तो उस एंगल पर 2 बार मिनिमम आएगी, 4 बार नहीं। तो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू सोर्सेज S1 S2 of intensities I1 I2 are placed in front of a screen. The pattern of intensity distribution seen in the central position is given by, ये ग्राफ दे रखा है फिगर। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। S1 S2 हैव द सेम इंटेंसिटीज, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि यहां 0 हो रही है। 0 तभी होगी जब इंटेंसिटी सेम होगी, तो ये तो ठीक है, हमें तो गलत चूज करना है। S1 S2 हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, होना ही चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा मींस कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो मुझे ये चूज नहीं करनी। S1 S2 मस्ट हैव द सेम फेज, ये गड़बड़ है। सेम फेज होना जरूरी नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है, तो ये हमें चूज करना है। S1 S2 हैव द सेम वेवलेंथ, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम फेज डिफरेंस रहेगा ही तब जब उसकी वेवलेंथ सेम होगी, अदरवाइज तो रहेगा नहीं। तो हमें जो चूज करना है रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, वो सी है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी हमने पढ़ रखा है। इन 4 ऑप्शन में ध्यान से देखें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी होती है, प्रेशर नहीं, मोमेंटम नहीं, पावर नहीं, तो लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक, नेक्स्ट, लाइट वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू एयर स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वाटर एट एन एंगल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट्स वेव प्रॉपर्टीज upon entering the water is correct। the light speed frequency wavelength, स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की बात की जा रही है। एक सिंपल सा बेसिक फंडा है, एक बार वेव प्रोड्यूस हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है सोर्स बताएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, लेकिन वह प्रोड्यूस होगी वो जिस मर्जी मीडियम में चली जाए उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। चेंज होती है वेवलेंथ एंड स्पीड, ये 2 चीजें चेंज होती हैं।
तो मीडियम चेंज कर ले, रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ भी मींस रिफ्रैक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ भी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली सोर्स पे डिपेंड करती है। तो वो कह रहा है द लाइट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल स्टे द सेम। नहीं, मीडियम चेंज हुआ है तो वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी, क्योंकि वाटर में जा रहा है, वाटर डेंसर है, स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। द लाइट स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑल चेंजेस, नहीं, द लाइट स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज तो होनी नहीं है। द लाइट वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज बट द फ्रीक्वेंसी स्टेज द सेम। यस, डी ऑप्शन मिल रहा है हमें। नेक्स्ट देखें, in a double slit experiment the distance between the slits is increased 10 times। distance between the slits, double slit experiment यानी कि कैपिटल डी को हमने 2D बना दिया। distance between the slits is increased 10 times, ओह 10 times, 10D बना दिया। whereas the distance from the screen is halved, कैपिटल डी को D/2 बना दिया। जो दो स्लिट्स होती हैं, दो सोर्स जिसे हम कहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, और सामने जो स्क्रीन है यहां तक का डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी को हमने कर दिया है हाफ। देन व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, कितना हो जाएगी निकालना है। पहले फ्रिंज विड्थ होगी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, नई फ्रिंज विड्थ जो आएगी लैम्डा नया डी विच इज D/2, और नया स्मॉल डी विच इज 10 टाइम्स डी, तो ये बन जाएगा 1/20 टाइम्स बीटा, क्योंकि ये पार्ट तो बीटा ही है, ओरिजिनल बीटा, तो पहले का 1/20 टाइम्स हो जाएगी, बिकम्स 1/20 टाइम। ऑप्शन सी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था ये। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको याद हो तो है h/mv, h/mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यहां देखो भाई, v हाइट पे कैसे डिपेंड करती है। अगर किसी बॉडी को h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ड्रॉप मतलब 0 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे इसकी जो स्पीड आती है दैट इज √2gh, ये पुट कर देते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h/m √2gh, और h वेरी कर रहा है, h पे प्रोपोर्शनली पूछी है, तो लैम्डा इज √h नीचे आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू h की पावर -12। तो कोई ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैज सेम एनर्जी देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर एज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है दैट इज h/mv, मतलब मोमेंटम, लेकिन यहां क्या रखा है सेम एनर्जी, तो मोमेंटम को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, हमें पता है कि एनर्जी यानी कि अगर मैं उसे E लिखता हूं तो वो होती है p²/2m, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2me का अंडर रूट, यहां पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू आ गई h/√2me। अब देखें इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम एनर्जी, E कांस्टेंट, 2 तो है ही कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, मींस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर√m। ठीक, अब मैं कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, यानी कि जिसका मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। ध्यान से देखो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, यानी कि लैम्डा प्रोटॉन के लिए और लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए तो बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, बहुत कम मींस लैम्डा बहुत ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा आएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन का। और अल्फा पार्टिकल का मास, अरे वो तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि वो कम आएगा इससे अल्फा का। ये रिलेशन जरा चेक करें कहां मिल रही है। P और N सेम तो मुझे यहां नजर आ रहे हैं, यहां भी नजर आ रहे हैं, लेस देन ये अल्फा है और ये E है, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ H is Planck's constant then momentum of photon moving with frequency v is represented by। मोमेंटम निकालना है और आंसर जो है वो इनफॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अगर हम देखें लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन मोमेंटम,
तो मोमेंटम हो गया h बाय लैम्डा, लेकिन हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में और c यूज कर रखा है स्पीड। तो आपको ध्यान होगा लैम्डा जो होता है दैट इज डिस्टेंस, यानी कि स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहां पुट कर दो तो ये आ जाएगा h अपॉन लैम्डा की जगह पे c अपॉन म्यू, h म्यू बाय c, h म्यू बाय c, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, when a yellow light is incident on a surface no electrons are emitted, यानी कि येलो लाइट नहीं कर पा रही, while green light can emit electron, ग्रीन कर पा रही है। if the red light is incident on the surface then इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे ये बताना है। तो देखो भाई, हमें पता है एक पैटर्न विबग्योर, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए। अब इस केस में देखें, येलो पे नहीं निकल रही, इस पे नहीं निकल रही, ग्रीन पे निकल रही है, तो फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा चाहिए तभी निकलेगी, ठीक है। इससे इन पे निकलेगी, इन पे नहीं निकलेगी। वो पूछ रहा है रेड पे, तो रेड पे तो नहीं निकलेगी, इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। ठीक, ये सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है इसका बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए तभी तो निकलेगी। अब ग्रीन से निकल रही है तो इसके आगे की हायर फ्रीक्वेंसी तो निकलेगी, लेकिन इन येलो से नहीं निकल रही तो इसकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से नहीं निकलेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंसिडर एमिंग अ बीम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स फ्री प्रोटॉन्स when they scatter an electron and a proton cannot combine to produce hydrogen atom। बिल्कुल नहीं बन सकता, क्यों? बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की तो वो बहुत ज्यादा होती है, उतनी एनर्जी तो रिलीज नहीं होगी कि भाई वो वापस हाइड्रोजन एटम बन जाए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन एटम बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है उसके पास, क्योंकि उसकी बाइंडिंग, हाइड्रोजन की एटम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन यूरेनियम सीरीज द इनिशियल न्यूक्लियस इज दिस एंड लास्ट न्यूक्लियस इज दिस, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल विल बी। न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट है, इनिशियल है U92 238, इससे बना एक तो बना PB 20682 प्लस क्या क्या निकले भाई, अल्फा और बीटा पार्टिकल। अल्फा का मतलब है 2He4 और बीटा का मतलब है -1E0। अब कौन से कितने पता नहीं, मैंने मान लिया ये X है और ये Y है, ये X और Y ही निकालने हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने निकले। तो सिंपली हम बैलेंस कर सकते हैं। पहले मैं मासेस को बैलेंस करूं तो ये आएगा 238 इज इक्वल्स टू 206, यहां आएगा 4x क्योंकि इसके x हैं, प्लस 4x और वो तो 0 है, तो इससे x निकल जाएगा। 4x की वैल्यू आएगी 36 में 6 गए 32, x की वैल्यू आ गई 8 तो वैसे एक में ही दे रखा है, आंसर तो हमें मिल ही गया C, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं कि y की वैल्यू 6 भी आनी चाहिए। नीचे कंपेयर करें तो आएगा 92 इज इक्वल्स टू 82 प्लस 2x माइनस वाई, x मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 8, तो 92 माइनस 82 तो हो गया 10 और x की जगह 8 पुट किया तो ये आ गया 16 माइनस वाई, तो y की वैल्यू आ गई 16 माइनस 10 6, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर। तो हमारा एक सही हो गया था, लेकिन दूसरे से हमने कंफर्म कर लिया कि हम सही कर रहे हैं। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। Arrange the alpha rays, beta rays and gamma rays in decreasing order of penetrating power। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेज की, उससे कम बीटा रेज की और सबसे कम अल्फा रेज की। तो सबसे ऊपर गामा रेज इसी में है, फिर बीटा, फिर अल्फा, तो ऑप्शन बी मिल रहा है हमें। सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो ये आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर, न्यूक्लियर फोर्सेस मींस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो बहुत शॉर्ट रेंज में लगता है, बहुत कम डिस्टेंस होगा तभी एक्ट करेगा वरना नहीं करेगा। द न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज डिपेंडेंट, नहीं, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। स्पिन डिपेंडेंट, नहीं। लॉन्ग रेंज भी नहीं। चार्ज डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट ही होगा, तो ऑप्शन सी मिल जाता है हमें। इजी है तो ये याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल इंक्रीज करती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये बढ़ते हैं, और टाउ जो होता है एक्चुअल में जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये डिक्रीज करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो ये होता है, और n बढ़ने की वजह से उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी वो डिक्रीज कर जाती है। ये बेसिक फंडा हमने पढ़ा हुआ है। तो देखें भाई, ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इंक्रीज, बिल्कुल हो रही है। लेकिन और देखिए रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज, नहीं, ये तो गलत है। बोथ नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स एंड रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज, नहीं। नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, बिल्कुल ठीक। बट द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन द इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी, यस, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर ये है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये थोड़ा सा कम होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इससे बेटर ऑप्शन ये है तो हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन का स्पेशली ध्यान रखना। जल्दी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉल्स स्टेटमेंट निकालो, और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो ठीक है, उसी को टिक कर दिया, लेकिन हमें गलत स्टेटमेंट चूज करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं बच्चे। इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, बिल्कुल कर रहे होते हैं, सेमीकंडक्टर में पढ़ा है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन मुझे तो फॉल्स निकालनी है। सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर, बिल्कुल, इंसुलेटर में एनर्जी गैप जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। अरे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इंसुलेटर तो होगा। स्टेटमेंट ये भी सही है, मुझे चूज नहीं करनी। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, अभी डिस्कस किया था, टेम्परेचर बढ़ाने से इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है जो मुझे चूज करनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। लेकिन उसने कहा रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, तो वो तो गलत हो गया, और मुझे गलत स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ जर्मेनियम, ये है कंडक्टर और ये है सेमीकंडक्टर, आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 80 केल्विन, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है और सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ता है। अभी हमने बात की थी टेम्परेचर इंक्रीज करने की, अब डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे उसके अकॉर्डिंग कर दिया। रेसिस्टेंस ऑफ ईच विल इंक्रीज, नहीं। रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर विल इंक्रीज, गलत है, डिक्रीज हो रहा है भाई। द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर विल इंक्रीज, नहीं, ये भी गलत। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज एंड व्हाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल इंक्रीज, यस, ऑप्शन डी मिल रहा है। नेक्स्ट, if E vector and B vector represents electric and magnetic field vectors of the electromagnetic waves, the direction of propagation of electromagnetic waves is along, याद रखोगे ये E क्रॉस B होता है। और आपको ध्यान हो तो आपने ऐसा ग्राफ कभी बनाया होगा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये y एक्सिस मान ली, ये z एक्सिस मान ली, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस प्लेन पे दिखा रहा हूं,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस के अलोंग वेरी कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर XZ प्लेन पे होती है। रेड से दिखा देते हैं, वो इस तरह से होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है, ये इस प्लेन पे होती है और ये B है। और अगर मैं E क्रॉस B करूंगा तो मुझे X की डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि वेव की प्रोपेगेशन डायरेक्शन जो है, जो हम लाइट की स्पीड c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो E क्रॉस B की डायरेक्शन होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। पेपर 1 हमने बनाया था मिक्स, पूरे सिलेबस 12th के सिलेबस को लेते हुए, और ये क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको CUET के एग्जाम में मिलेंगे। फिर हम जल्दी मिलेंगे एक और पेपर के साथ, ऐसे ही 50 क्वेश्चंस का पेपर। ठीक, थैंक यू बेटा।